काउंटर पर पड़ा शीशे का गिलास बहुत आहिस्तगी से काउंटर पर सरक रहा था। सब्जी वाली टोकरी में से टमाटर उठाते हुए वो ठटकी थी। शीशे के इस गिलास में पानी पीकर थोड़ी देर पहले इसने ही इसे काउंटर पर रखा था। गिलास अभी भी आधा पानी से भरा हुआ था और काउंटर पर हरकत करने से वो पानी मुसलसल हिल रहा था। खैरदीन आटा गूंदते हुए अभी भी इसे किस्सा सुनाने में मशगूल था। तो फिर साहब ने मुझे कहा, खैरदीन, मैंने तुमसे अच्छा खानसामा आज तक नहीं देखा। हालांकि मैं 8 शहरों में पोस्ट पर रहा हूँ, लेकिन जैसी दाल तुम बनाते हो मैंने आज तक कहीं और नहीं खाई। अगर पूरे पाकिस्तान में बेस्ट दाल पकाने का मुकाबला हो जाए तो तुमको पहला इनाम मिलेगा। तुम्हारी दाल के सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। वो किस्सा सुनाते हुए आटे की परात पर मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो मरकूज किए हुए अपनी बात पर खुद ही हंसा। इसने नोटिस नहीं किया कि चिड़िया ना तो इसकी तरफ मुतवज्जे थी, ना ही इसकी बात सुन रही थी। वो अजनबी के आलम में बस इस गिलास को देख रही थी जो काउंटर पर खुद ब खुद ही हरकत कर रहा था या शायद चल रहा था। इसके नन्हे ज़हन ने इसकी हरकत को नाम देने की कोशिश की। इस दिन इसकी टीचर ने इसे स्कूल में यही सिखाया था कि हर एक्शन के लिए दुरुस्त लफ्ज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। हर हरकत का एक खास नाम भी होता है। द गिलास इज मूविंग। इसके नन्हे ज़हन ने इस हरकत करते हुए गिलास पर पहली नजर डालते हुए बेख्तियार सोचा और फिर वो इस मूवमेंट के लिए लफ्ज़ की तलाश में मशगूल हो गई। द गिलास इज वॉकिंग। अपने महदूद और जखीरा अल्फाज का इस्तेमाल इसने गिलास की हरकत को नाम देने के लिए किया और उसके दिमाग में ने जैसे इसे रेड सिग्नल दिया। वाक तो जिंदा चीजें करती हैं। इस वक्त पहली बार इसका जहन गिलास की हरकत को नाम देने की जद्दोजहद से हटकर इस बात पर अटका कि एक बेजान चीज वाक भी कैसे कर सकती है। वो अब बेजान और जानदार चीजों की खसूसियात को स्किम कर रही थी। चंद सेकंड्स में इसके जहन ने स्किमिंग और स्क्रीनिंग के बाद गिलास को बेजान की कैटेगरी में डाला और तब इसने अपने जहन को जैसे इस अजनबी का शिकार होने की इजाजत दे दी जिसका शिकार वो इस वक्त। गिलास तो बेजान है, फिर हरकत कैसे कर रहा है? ये सवाल था जो उस वक्त उसको कंफ्यूज कर रहा था और कंफ्यूज करने से ज्यादा इसे मुतजस्सिस कर रहा था। क्या कोई ऐसी हालत होती है जिसमें बेजान गिलास भी हरकत कर सकता है? इसका जहन अब जैसे कोई नई दरियाफ्त कर रहा था और वहां खड़े इस पुरअसरार अंदाज में हरकत करने वाले गिलास और इसके अंदर थरकते पानी को देखते हुए चिड़िया खौफ या दहशत नाम की कोई चीज महसूस नहीं कर रही थी। महसूस होना तो दूर की बात थी, इसने खौफ नामी अंसर के बारे में सोचा भी नहीं था। इसकी जगह कोई बड़ा अचानक एक गिलास को इस तरह हरकत करते देख लेता तो चीखे मारते हुए इस किचन से भाग जाता, फिर पूरे घर को वहां इकट्ठा कर लेता। मगर कोई भी इसकी तरह वहां खड़े अपने आज के सबक को इस गिलास पर अप्लाई करने की कोशिश न कर रहा होता। साहब ने जब कमिश्नर साहब को खाने पर बुलाया तब भी उन्होंने खास तौर पर मुझसे वो दाल पकवाई थी। खैरदीन उसको ये बातें बताने में मसरूफ था। कमिश्नर साहब को इतनी दाल पसंद आई कि वो 50 रुपए इनाम देकर मुझे गए। इनकी जो बेगम साहबा थी उन्होंने तो बाकायदा तरकीब लिखवाई मुझसे। खैरदीन अब भी मगन अंदाज में आटा गूंथते हुए दाल नामा सुना रहा था। क्या वो बेगम साहबा कह रही थी कि किसी रिसाले में भी भेजेंगी वो इस दाल की तरकीब को? मैंने भी कहा, बेगम साहबा जहां मर्जी छपवा लें, जो जायका खैरदीन के हाथ का है वो खैरदीन की पकी हुई दाल में ही मिलेगा। नाना कोई गिलास चल सकता है? नाना कोई गिलास चल सकता है क्या? खुद ही चिड़िया ने एकदम खैरदीन को टोका। वो अब अपने एक हाथ के अंगूठे के नाखून को दांतों से कतरते हुए बेहद उलझे अंदाज में गिलास पर नजरें मरकूज किए हुए थी, यूं जैसे वो कुछ सोच रही हो। हैं? खैरदीन आटा गूंथते गूंथते गड़बड़ाया। इसने चिड़िया को देखा। इसको लगा इसने सुनने में कोई गलती की थी। क्या पूछ रही थी तुम? इसने चिड़िया की नजरों का ताक़ुब किए बगैर सिर्फ एक नजर इसे देखा। नाना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोई गिलास चल सकता है? चिड़िया ने इसी संजीदगी के साथ गिलास पर नजरें जमाए सवाल दोहराया। खैरदीन बेख्तियार हंसा, यूं जैसे वो चिड़िया के सवाल से बेहद महजूज हुआ। लो भला, गिलास कैसे चल सकता है? गिलास कोई जिंदा थोड़ी होता है। वो दोबारा आटा गूंथने लगा। हो सकता है कोई गिलास जिंदा होता हो। इस बार खैरदीन इसकी बात पर खिलखिला कर हंसा था, लेकिन आटा गूंथता रहा। नहीं बेटा, कोई भी गिलास जिंदा नहीं हो सकता और ना ही चल सकता है। इसने बड़ी मोहब्बत से चिड़िया के सवाल का जवाब दिया। वो सारा दिन यही एक काम करता था, सुबह से लेकर रात तक चिड़िया के सवालों का जवाब देता रहता था। ये इसकी जिंदगी का पसंदीदा तरीन काम था। वो इससे कई गुना ज्यादा शौक से इसके सवालों का जवाब देता था जितने शौक से वो अपनी मशहूर जमाना दाल बनाता था। वो इसकी इकलौती नवासी थी, इसकी इकलौती बेटी की इकलौती औलाद, हलीमा के दूसरे शोहर से जिंदा बच जाने वाली वाहिद औलाद। हलीमा और खैरदीन की मताए हयात पंजाब का एक पसमानदा गांव खैरदीन का आबाई इलाका था और वो इस इलाके से 10 जमातें पढ़ने वाला तो पहला लड़का नहीं था, लेकिन सरकारी मुलाजमत में आने वाला पहला आदमी जरूर था। और वो सरकारी मुलाजमत भी डिप्टी कमिश्नर के घर का माली। तकर्ररनामा मिलते ही गांव में खैरदीन के घर का स्टेटस ही बदल गया। उस जात का लोहार था और गांव का कमी कमीन, और सारा बचपन और नौउम्री इसने गांव के कमी कमीन की हैसियत से चौधरी, नंबरदार, पटवारी और ऊंची जात और जमीन वालों की रियाया के तौर पर इनकी जी हजूरी में यूं गुजार दी थी। और वैसी जिंदगी इसने अपने माँ बाप ददयाल ननियाल के लोगों को गुजारते देखी थी। गाँव में थानेदार नहीं था, वरना इनके आकाओं में एक और इजाफा हो जाता। इनके घर का राशन फसलों की कटाई से मिलने वाले अनाज से निकलता था और इस गाँव में इनकी जमीन बस एक केनाल का वो अहाता था जिसके एक कोने में इसके बाप ने लोहे के औजार बनाने और मरम्मत
मरम्मत करने की भट्टी लगा रखी थी और दूसरे कोने में माँ ने दाने भूनने की और तीसरे कोने में एक गधे और 2 भैंसों, 4 बकरियों, 25 मुर्गियों, 3 कुत्तों, 4 बिल्लियों, 8 बतखों और खरगोशों के 3 जोड़ों का एक कबीला आबाद किया गया था। और अहाते के चौथे कोने में 4 कमरों, बरामदे और दलान पर मुश्तमिल इनका घर 21 अफराद के जेर रिहाइश था, जिनमें खैरदीन के 10 बहन भाइयों के अलावा दादा दादी और कुछ ददियाली रिश्तेदार भी शामिल थे। और 21 अफराद के इस कुंबे को रिस्क फराहम करने की मुस्तकिल जिम्मेदारी सिर्फ खैरदीन के माँ बाप पर थी। इन 21 अफराद में खैरदीन वाहिद खानदा था और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। खैरदीन के माँ बाप की दूसरी औलाद 7 साल बाद हुई थी, तो वो 7 साल अपने महदूद वसाइल और गुर्बत के बावजूद खैरदीन ने बादशाह की तरह गुजारे थे। इसके माँ बाप को इसे पढ़ाने का शौक था। गाँव में अंग्रेजों और इनके साथ आने वाले सूट बूट में मलबूस इन्हीं की तरह गटबट करने वाले हिंदुस्तानियों काठे अंग्रेजों और इनके ठाट बाट को देखकर हुआ करता था। मैंने तो अपने खैरदीन को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने। खैरदीन अभी 2 साल का था जब इसकी मां ने एक डिप्टी कमिश्नर के दौरे के बाद खैरदीन के बाप के सामने ऐलान किया था, ये तेरी और मेरी तरह भट्टी में नहीं झोंकेगा, अपनी जिंदगी अफसर बनेगा, जीप में आया करेगा, इसके साथ बंदूक वाले संतरी होंगे और जो भी इससे मिलने आएगा वो पहले कई घंटे इंतजार करेगा, फिर लाइन में लगेगा, फिर मेरे बेटे को मिलेगा। खैरदीन का बाप होके कि नए अपने मुंह में दबाए बीवी के ख्याली पिलाव सुनकर हंसता रहा। इनके गांव के पास से नहर गुजारी जा रही थी और इसकी तामीर और तौसीक के सिलसिले में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सरकारी अफसर अपने जत्थे के साथ वहां आन मौजूद होता था। गांव के लोग इन दौरों के आदी हो गए थे। अंग्रेजों का जमाना था, इसलिए अफसरों की बड़ी तादाद अंग्रेजों ही की थी। हिंदुस्तानी सिर्फ इनके मातहत के तौर पर दुम हिलाते हुए इनके साथ चलते फिरते रहते थे। सिर्फ एक बार एक हिंदुस्तानी अफसर वहां आया था और गांव में धूम मच गई थी। इस हिंदुस्तानी अफसर के पास हाजरा बीबी भी पहुंची थी और वापस आते हुए 2 साल के खैरदीन को उठाए। वो तय कर चुकी थी कि खैरदीन नथु लोहार की भट्टी बिल्कुल भी नहीं संभालेगा, बल्कि वो दफ्तर के काम करेगा। गधे और रेहड़े पर सफर करते करते अपनी जिंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि हिंदुस्तानी अफसर की तरह शानदार जीप में बैठकर कहीं भी आया जाया करेगा। 7 साल तक नथु लोहार और हाजरा बीबी ख्वाब पालते रहे। एक एक टक्का बचाकर खैरदीन को तालीम दिलवाने की कोशिश करते रहे। फिर 7वें साल दूसरे बच्चे और इसके बाद हर साल एक बच्चे की पैदाइश ने हाजरा और नथु के जहन से स्टेटस तब्दील करने का भूत निकालकर भूख के जिन को इनके पेट में कैद कर दिया था। लेकिन खैरदीन तब तक बिगड़ चुका था। माँ बाप के धक्के गालियां घोंसे खाने के बावजूद वो बस्ता छोड़ने पर आमादा नहीं हुआ था, लेकिन 10-10 मील दूर पैदल स्कूल जाने के लिए तैयार था। मुलाजमत की तलाश इसने दफ्तर में शुरू की थी। वो यकीनन इसे मिल जाती, लेकिन डिप्टी कमिश्नर के घर में माली की नौकरी के लिए इसने दफ्तर में कलर की छोड़ दी थी। ये इसकी माँ का ख्वाब था और वो जैसे अपनी माँ के ख्वाब की तामीर के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर अंग्रेजी जबान इसके पाँव की जंजीर ना बनती तो वो माली के बजाय इस घर का साहब बनने की कोशिश करता। अगर अंग्रेजी जबान साहब बनने की कोशिश करता, लेकिन अंग्रेज ने बरसगीर के अवाम को पावर और अथॉरिटी से दूर रखने के लिए अंग्रेजी जबान को की बाढ़ और रियाया और हाकिम के दरमियान लगाई थी। किसी जमीन पर नहीं लगाई थी, जहन में लगा दी थी। ये जैसे पुल वालेट का पुल था, बुलंदी तक पहुंचने का वाहिद जरिया। और खैरदीन के साथ वही हुआ था जो हो सकता था। डिप्टी कमिश्नर के घर हेड माली के साथ काम का आगाज करने में इसकी 10 जमातों से ज्यादा इसके गांव में खेती बाड़ी का तजर्बा काम आया था। वो इस जिला का पहला और वाहिद फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक पास माली था और चंद महीनों में इसने अपनी मेहनत और जहानत से साहब का एतमाद जीत लिया था। माली का काम करते करते वो साहब के किचन में पार्ट टाइम खानसमा के प्राइज भी अंजाम देने लगा। शुरू में इसने बेरागिरी की और खानसमा के मुआवन के तौर पर काम करता रहा, लेकिन फिर एक वक्त आया कि जिस दिन खानसमा छुट्टी पर होता और खैरदीन खाना बनाकर टेबल से जाता, खाने की मेज की शक्ल ही कुछ और होती, खाने के ज़ायके की तो खैर बात ये लगती। साहब ने इसको फिर आउट ऑफ द दावे प्रमोशन देने में देर नहीं की थी। खैरदीन घर के बाहर से घर के अंदर आ गया। वो गांव में फखरिया साहब को बताता था कि वो सारा दिन डिप्टी कमिश्नर हाउस में गुजारता है। इतना वक्त जितना साहब भी नहीं गुजारता। चंद और महीनों में खैरदीन ने जैसे डिप्टी कमिश्नर हाउस का हुलिया बदल कर रख दिया। वो साहब और बेगम साहबा का राइट हैंड मैन बन गया था, जिस पर अब वो अंधा एतमाद करते थे। खैरदीन अब खानसामा नहीं बिटलर था। वो अंग्रेजी जबान जो वो तालीम हासिल करने के दौरान कहीं से नहीं सीख सका था, इसने एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर और इसकी मेम साहब से सीखी थी। और 2 साल के दौरान वो अंग्रेजी लहजे में बोलने लगा था, जिसमें सिर्फ लंदन के वेस्ट एंड में रहने वाले बोलते। वो क्विक लर्नर था और अपनी इस क्वालिटी की वजह से अपने साहब का चहीता था, क्योंकि ये खसूसियत हिंदुस्तानी में बहुत कम पाई जाती थी। गाँव में अब खैरदीन के घर के बाहर इसके नाम की नेम प्लेट थी, जिस पर खैरदीन के नाम के नीचे इसकी मुख्तसर सी डिस्क्रिनेशन के नीचे इसके साहब का नाम और साहब की डिस्क्रिनेशन की तफसील माँ साहब के सरकारी घर और सरकारी दफ्तर के पत्ते के साथ मौजूद थी। और इस नेम प्लेट ने खैरदीन के खानदान को कमी ने बिल्कुल नहीं रहने दिया था। वो अब अंग्रेज का मुलाजिम था। इसे गांव के हर ऊंची जात के चौधरी ब्राह्मण बनिया पटवारी के सामने झुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो इस गांव का और खास तौर पर अपनी बरादरी का पहला रोल मॉडल था। बदकिस्मती से और रिवायती तौर पर इसके अपने बहन भाइयों में से कोई भी इस रोल मॉडल से इंस्पायर होकर इसके नेक्स्ट कदम पर चलने को तैयार नहीं होता। इनकी बढ़ांकने के बाद को बड़े भाई का स्टेटस काफी था। इसके 6 के 6 भाई पहली दूसरी जमात से ही स्कूल छोड़ आए थे और बहनों को तो खैर इस जमाने में तालीम देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। खैरदीन के भाइयों के लिए ये बात बहुत काफी था
कि बड़ा भाई कुछ बन गया और वो इसके फख्र को अपने सीने पर मेडल की तरह लगा कर फिरते रहते थे। खैरदीन अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर बेचता था और इसकी आमदनी ने इसके घर के हालात तो बेहतर करना शुरू कर दी, लेकिन खुद इसके खानदान में से बहुत से लोगों ने कमाना छोड़ दिया। खैरदीन को बहुत जल्द अंदाजा हो गया था कि माँ बाप की भट्टियों पर ना बैठने के बावजूद भी इसे अपनी जिंदगी को मेहनत की भट्टी में झोंकना ही था। 17 साल की उम्र में साहब रोजगार होते ही इसकी शादी हो गई थी। खैरदीन को इसी माली ने अपना दामाद बना लिया था, जिसके साथ खैरदीन ने कमिश्नर के घर में नौकरी शुरू की थी। इसका ससुराली गांव शहर से करीब था और तौर तरीकों के एतबार से इसके अपने गांव से ज्यादा बेहतर हालत में था। इसकी बीवी अख्तरी बीबी कई हवालों से इसके लिए बेहद खुशकिस्मत थी और तरक्की का बायस बनी थी। शहर में आते जाते रहने की वजह से, पढ़ा लिखा ना होने की वजह से अख्तरी को पहनने और ओढ़ने का सलीका था और खैरदीन आगे बढ़ने के लिए एक जैसा, खैरदीन और वो दोनों मियाँ बीवी आगे बढ़ने के लिए एक जैसा पैशन रखते थे। इनकी सिर्फ एक बेटी हुई थी हलीमा, और खैरदीन ने अपने खानदान के दबाव के बावजूद मजीद औलाद ना होने पर दूसरी शादी नहीं की थी। इसने हलीमा को 10वीं तक तालीम दी। खैरदीन की तरह वो भी अपनी बरादरी में 10 पास करने वाली पहली लड़की थी। फिर खैरदीन ने इसकी शादी में अपने खानदान से आने वाले तमाम रिश्तों को छोड़कर एक सरकारी दफ्तर की अर्दली से इसकी शादी कर दी थी। 6 माह में वो सरकारी अर्दली ताउन की वबा का शिकार होकर दुनिया से रुखसत हो गया और तब खैरदीन के ही एक और अच्छे साहब ने अपनी कोशिश से हलीमा की दूसरी शादी अपने ड्राइवर से कराई थी। खैरदीन को अपनी तरह अपनी बेटी की किस्मत पर भी रख जाता था। वो एक डिप्टी कमिश्नर के जाती ड्राइवर की बेटी थी और इसका शोहर शादी के थोड़े ही अरसे बाद इसे अपने सरकारी क्वार्टर में ले आया था। चिड़िया की पैदाइश एक डिप्टी कमिश्नर हाउस के क्वार्टर में हुई थी, जहां इसका बाप ड्राइवर और इसकी माँ डिप्टी कमिश्नर के बच्चों की आया थी। शादी के 4 सालों में चिड़िया के बाद हलीमा के यहाँ वक्फे से 2 मरतबा औलादों की विलादत हुई और दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच सका था। शादी के 4थे साल इसका शोहर नहर में नहाते हुए डूब गया। हलीमा का घर दूसरी बार उजड़ गया। 2 बेटों की मौत ने जो जख्म लगाए थे, शोहर की मौत ने इन्हें अनमिट कर दिया। लेकिन बहरहाल हलीमा का शोहर कोई बहुत आइडियल शोहर नहीं था। इसकी वफात के फौरन बाद इस डिप्टी कमिश्नर की बैरून मुल्क डेपुटेशन आ गई थी। हलीमा बाप के क्वार्टर में नहीं रह सकती थी। शायद साहब और इनकी बीवी इसे रहने की इजाजत दे ही देते, लेकिन अब वो सरकारी रिहायशगाह किसी और के ज़ेर इस्तेमाल आ गई थी। हलीमा चिड़िया को लेकर मजबूरन गाँव चली गई। चिड़िया अब खैरदीन और हलीमा की जिंदगी का महवर थी और खैरदीन के लिए इससे अलग रहना मुश्किल था। नया साहब और इसकी बीवी नौकरों से बहुत फासला रखते थे और खैरदीन किसी भी तरह अपनी सरकारी क्वार्टर में हलीमा और चिड़िया को लाने में कामयाब नहीं हो सका। तभी खैरदीन और हलीमा की किस्मत के सितारे एक बार फिर गर्दिश से बाहर है। खैरदीन ने किसी जमाने में एक डिप्टी कमिश्नर के साथ काम किया था, जो बाद में दूसरे सूबे में चला गया, लेकिन इसी दौरान वो दोबारा पोस्ट होकर इसी डिवीजन में आ गया था और इसने वही पोस्ट होते ही खैरदीन की अपनी सरकारी रिहायश में ट्रांसफर करवा ली थी। न सिर्फ ये बल्कि इन मियाँ बीवी ने हलीमा को भी एक बार फिर अपने बच्चों की आया के तौर पर रख लिया था। वो 3 साल चिड़िया की जिंदगी के सबसे अहम साल साबित हुए। चिड़िया ने इब्तदाई तालीम माँ और नाना से हासिल की थी। वो खैरदीन की तरह बेहद ज़हीन और क्विक लर्नर थी। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के मुकाबले में इसका कंसंट्रेशन स्पेन बहुत ज्यादा था। वो एक काम को शुरू से आखिर तक एक जैसे अनहमाक और लगन से करती थी। गांव में हलीमा इसे तख्ती लिखवाया करती थी और तख्ती पर अलिफ से ये तक लिखे किसी हरूफ में फर्क नहीं होता था। कहीं लिखने वाले की उकताहट, थकावट या अदम दिलचस्पी का इज़हार नहीं होता था। इसके हाथ की लिखाई बाद में खैरदीन की लिखाई की तरह होती गई। अलिफ बे खैरदीन का चैलेंज नहीं था, खैरदीन का चैलेंज ABC था। और चिड़िया के लिए वो दोनों तफरीह थे। वो माँ से जोड़ तोड़ सीखती और नाना के आने पर इनसे इंग्लिश स्पीकिंग सीखा करती थी। इसका जहन जैसे एक स्पंज था जो सब कुछ चूस रहा था और अपने अंदर स्टोर कर रहा था। सारी जिंदगी चिड़िया का जहन स्पंज की तरह ही काम करता रहा। सिर्फ इल्म नहीं था जो वो चूस कर अपने अंदर रखती, अपने ख्यालात, मुशाहिदात, तकलीफ, खुशी और बहुत कुछ वो अपने अंदर ही समेट कर रखने की आदी हो गई थी। वो 3.5 साल की उम्र में हलीमा के साथ गांव के स्कूल गई थी और वहां जाकर हलीमा को पता चला कि गांव का वो प्राइमरी स्कूल चिड़िया की एक हाथ की मार था। वहां कोई बच्चा ना इल्म में चिड़िया के सामने ठहर सकता था, ना अपनी तमीज में। स्कूल में आने वाली वाहिद बच्ची थी जो पूरे यूनिफॉर्म में आती थी और वो भी साफ सुथरे यूनिफॉर्म में, और वो तकरीबन ऐसा ही साफ सुथरा यूनिफॉर्म लेकर वापस घर जाती थी। अगर कई बार इसे स्कूल के सहन में दरख्त के नीचे खुले मैदान में जमीन पर ना पढ़ना पड़ता, छुट्टी के वक्त तक भी इसकी छोटी सी चुटिया सर पर लगे हेयर पिन यूं ही होते जैसे इसने कभी कंघी करके बाल बनाए हो, कि अभी भी इसने कंघी करके बाल बनाए हो। इसकी कमीज की फ्रंट पॉकेट में एक रुमाल होता था जिससे चिड़िया वक्तन फवक्तन अपना पसीना साफ करती रहती थी। जब फ्लू हो जाने पर, छींकने पर नाक से बहने वाला पानी वो वाहिद चीज थी जो वो दानिस्ता गंदा करती होगी। शुरू में स्कूल में इसका वो रुमाल उस्तानियों के लिए मजाक और तफरीह का बायस बना था। वो स्कूल जहाँ सब कुछ हाथों, आस्तीनों, दुपट्टों और कमीज के दामन से साफ करने का रिवाज था, वहाँ 3.5 साल की एक बच्ची जिसकी उम्र दाखिले से भी कम थी वो बच्ची ब्लू कलर के फूलों वाले एक सफेद रुमाल को इतने तरीके और सलीके से खोलती, इस्तेमाल करती और फिर तह करके रखती कि उस्तानियों के लिए जैसे हंसी का सामान होता। चिड़िया की संजीदगी और सलीके पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उस्तानियों के जुमलों पर सुर्ख होती, मुस्कुराती, शर्माती, लेकिन रुमाल को इसी तरह इस्तेमाल करती और रखती जैसे खैरदीन ने इसे सिखाया था। इसके बस्ते में मौजूद नोटबुक्स और किताबें अगर कभी खराब हुई होंगी तो उस्तानियों के हाथों से हुई होंगी, वरना चिड़िया खुद इन्हें खजाने की तरह संभाल कर रखती थी और एहतियात से रखती थी। कोई इसका बस्ता खोल कर देखता तो नोटबुक्स और किताबों की तरतीब देखकर भी हैरान रह जाता। इसके बस्ते में हर चीज
चीज़ अपनी प्रॉपर जगह पर मौजूद थी और हर चीज़ की उसने अपनी प्रॉपर जगह उसने इन चीज़ों को खुद ही दी थी। चिड़िया अगर 50 दफ़ा पेंसिल तल निकालती तो हर बार इसे वापस रखते हुए ज्योमेट्री बॉक्स में ही रखती थी, इसी तरतीब से जिस तरतीब में इसके ज्योमेट्री बॉक्स में बाकी सारी चीज़ें रखी हुई थी। 6 माह चिड़िया इस स्कूल में जाती रही और 6 माह इसकी उस्तादियों को इससे कुछ पढ़ाना नहीं पड़ा। जैसे एक रूटीन थी जो पूरी हो रही थी। 6 माह बाद हलीमा और चिड़िया दोबारा नए शहर में खैरदीन के पास आ गए थे और जहां जैसे चिड़िया का एक नया जन्म हुआ था। डिप्टी कमिश्नर की बीवी डॉक्टर फरहा एक बेहद रहम दिल औरत थी। हलीमा इसके तीनों बच्चों की देखभाल करती थी और हलीमा की वजह से चिड़िया भी दिन में कई बार माँ के पीछे घर में जाती थी। डॉक्टर फरहा को चिड़िया अपनी आदतों और जहानत की वजह से बेहद अच्छी लगती थी। गवर्नमेंट के एक सरकारी स्कूल से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल तक चिड़िया को ले जाने वाली वही थी और इसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के सिलेबस को चिड़िया के लिए आसान बनाने वाली भी वही थी जो अक्सर औकात अपने बच्चों को पढ़ाते हुए चिड़िया को भी अपने पास बिठा लेती और पढ़ाती थी। चिड़िया उर्दू मीडियम निसाब से इंग्लिश मीडियम निसाब में जितनी आसानी और सहूलत से एडजस्ट हुई थी, इसने डॉक्टर फरहा को हैरानी से ज्यादा मुतासिर किया था। चिड़िया गिफ्टेड थी और इसका इजहार सबसे पहले उन्होंने ही खैरदीन और हलीमा से किया था। चिड़िया पर इन्हें मेहनत नहीं सिर्फ कुछ तवज्जो देनी पड़ी थी और इस तवज्जो का समर चिड़िया ने एक के बाद एक क्लास में टॉप करके मुनासिब से नक्शो निगार और बेहद स्याह गहरी चमकती आंखों और सांवले रंगत वाली चिड़िया एक चिड़िया ही की तरह दुबली पतली लेकिन फुर्तीली थी। इसकी स्याह चमकती आंखों से झलकती जहानत और इसकी बेहद मुलायम मीठी सुरीली आवाज इसकी 2 इम्तियाजी खसूसियात थी जो अगर ना होती तो चिड़िया को बच्चों के हजूम में पहचानना मुश्किल हो जाता, लेकिन वो अजीब तरह से नोटिस होती थी। डॉक्टर फरहा के बच्चों को हफ्ते में एक बार म्यूजिक टीचर में उसी की सिखाने आते थे और वो सारा वक्त चिड़िया को सरगम सिखाते रहते। चिड़िया कोयल की तरह गाती थी और इसका शौहर आबिद मसूद अगर घर पर होता तो चिड़िया के गीत सुनने के लिए खुद भी आकर अपने बच्चों के पास बैठ जाता। क्या बनोगी तुम चिड़िया बड़ी होकर? डॉक्टर फरहा को इससे गपशप लगाने में मजा आता था। वो अपने बच्चों के साथ खेलते हुए अक्सर इससे भी बातचीत करती थी। मैं डॉक्टर बनूंगी, चिड़िया बेहद एतमाद से इसे बताती। फिर क्या करोगी? वो इसे मुस्कुराते हुए मजीद कुरेदती। फिर मैं इलाज करूंगी। खटाक से जवाब बता। किसका इलाज करोगी? जो भी बीमार होगा, और अगर कोई बीमार ना हुआ तो? फरहा अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहती। फिर मैं रेस्ट करूंगी। बिला तवक्कुफ जवाब बताओ। लेकिन डॉक्टर तो रेस्ट नहीं करते, फिर आप क्यों करती हैं रेस्ट? डीसी की बीवी बेख्तियार हंसती और वो लाजवाब हो जाती और ये अक्सर होता था। इस बच्ची की जबान बेहद साफ थी, एतमाद बला का था, लबो लहजा बेहद शुस्ता, आवाज मीठी। हलीमा तुम्हारी बेटी बड़ी तरक्की करेगी माशाल्लाह, बहुत ज़हीन है, इसे बहुत पढ़ाना। वो हर बार चिड़िया से ऐसे किसी मुबहसे के बाद कहती थी। हलीमा का शेरों खून बढ़ जाता था। ये सुन सुनकर बाप बेटी चिड़िया की तारीफें अगले कई दिन एक दूसरे को दोहरा कर सुनाते और हर बार यूं सुनते और सुनाते जैसे पहली बार वो बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब हलीमा ने डीसी की इस बीवी को देख देख कर ही किया था। चिड़िया की जगह इसका बेटा होता तो वो इसे डिप्टी कमिश्नर बनाने का ख्वाब देती जैसे इसकी दादी ने खैरदीन के बारे में देखा था। मगर चिड़िया एक लड़की थी और वो लेडी डॉक्टर ही बन जाती तो भी बहुत बड़ी बात होती। वो इनके गाँव और बरादरी की पहली डॉक्टर होती, जैसे खैरदीन पहला सरकारी मुलाजिम, हलीमा 10वीं जमात पास करने वाली पहली लड़की और चिड़िया इंशाअल्लाह मुस्तकबिल की पहली डॉक्टर। खैरदीन ने चिड़िया की बात पर चौंक कर काउंटर की तरफ देखा जहां वो इशारा कर रही थी। गिलास अभी भी इसी तरह इधर से उधर जा रहा था। खैरदीन ने बेख्तियार आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। चिड़िया ने उलझे अंदाज में खैरदीन को देखते हुए पूछा, नाना अगर ये गिलास जिंदा नहीं है तो फिर ये गिलास क्यों चल रहा है? बेटा आयतुल कुर्सी पढ़ो। खैरदीन ने जवाबन इससे कहा। चिड़िया कुछ हैरान हुई, लेकिन फिर इसने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। चंद मिनटों बाद गिलास की हरकत रुक गई। खैरदीन इत्मीनान से दोबारा आटा गूंथने में मसरूफ हो गया, जैसे चंद लम्हे पहले वहां कुछ हुआ ही नहीं। अब साहब ने कहा है कि मूंग की भुनी हुई दाल, और इसने दोबारा किस्सा शुरू किया। चिड़िया ने इसे टोका, नाना जी गिलास क्यों चल रहा था आखिर? अगर खैरदीन की ये कोशिश थी कि चिड़िया का ध्यान इस गिलास की तरफ से हट जाए तो वो इसमें कामयाब नहीं हुआ था। वो टमाटर छोड़कर खैरदीन के पास आ गई। ये जैसे इस बात का ऐलान था कि इसे दाल की फतूहात से ज्यादा इस चलते हुए गिलास में ज्यादा दिलचस्पी है। खैरदीन ने गहरी सांस ली। ये तो जो दुनिया है ना बेटा, इसमें हमारे अलावा और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। खैरदीन ने इसे समझाना शुरू किया। और कौन कौन सी चीजें? चिड़िया ने टोका। कुछ ऐसी चीजें जो नजर नहीं आती, खैरदीन ने कहा, जैसे हवा, हरारत। चिड़िया ने बेसाख्ता जवाब दिया। एक लम्हे के लिए खैरदीन लाजवाब हुआ। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो नजर नहीं आती, जैसे जिन, भूत, परियां और बोने वगैरह। खैरदीन ने संजीदगी से कहा। वो जिन, भूत, परियों पर नहीं अटकी थी, बोनों के लफ्ज पर अटक गई थी। जिन, भूतों और परियों से तो वो माँ और नाना की सुनाई हुई कहानियों के जरिए पहले ही मुतारिफ थी, लेकिन बोनों का लफ्ज इसने पहले सुना था। जी बोने क्या होते हैं? इसने कुछ उलझकर खैरदीन से पूछा। ये हमारी तरह बहुत छोटे लोग होते हैं। कितने छोटे? खैरदीन ने हाथ के इशारे से कहा। हाय अल्लाह, इतने छोटे? चिड़िया की आंखें और होंठ इकट्ठे फैले थे। सच्ची में नाना तजस्सुस और इश्तियाक की अजीब सी खुशी के साथ इसने खैरदीन से पूछा। जैसे स्नो वाइट के दोस्त थे। बरक रफ्तारी से इसके जहन ने इसे एक स्टोरी बुक की याद दिलाई। खैरदीन को स्नो वाइट का पता था, ना इसके दोस्त 7 बोनों का, लेकिन इसने सार हिला दिया था। चिड़िया का दिल जैसे बुलियों उछला था। नाना यहाँ बोने हैं क्या? इसने बेहद खुशी से खैरदीन से पूछा। बेटा आहिस्ता, इतनी ऊंची आवाज से इनका नाम नहीं लो, वो नाराज हो जाएंगे। खैरदीन ने इसे टोका। नाना आप मुझे दिखा सकते हैं वो कहाँ है? इस बार चिड़िया ने खैरदीन के साथ चिपक कर सरगोशी की।
के अंदाज में उससे पूछा था। इसके जहन में इस फेरी टेल की रंगीन स्टोरी घूम रही थी। खूबसूरत टोपियों और लिबास में मलबूस क्यूट मोटे और शरारती हंसमुख बोने जो स्नो वाइट के लिए कुछ भी कर सकते थे और स्नो वाइट के सो जाने पर गम से बेहाल हो जाते थे। नहीं, मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन जब भी तुम्हें घर में कोई अजीब चीज होती नजर आए तो तुम बस कलमा पढ़ना, अलहम्द शरीफ पढ़ना, कुल हुवल्लाह पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना और डरना नहीं। खैरदीन इसे समझा रहा था। वो कई सालों से इस घर के बारे में बहुत कुछ सुनता आ रहा था और वहां काम करने के दौरान इसने बहुत सारे अजीब और वाकयात होते भी देखे थे। वो शुरू में खौफजदा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ खत्म हो गया था। वो सब कुछ जैसे मामूल की बात थी इसके लिए। बिल्कुल घर में काम करने वाले दूसरे नौकरों के लिए भी। घर में मौजूद इन बोनों ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन मैं सब क्यों पढ़ूं? चिड़िया उलझी। बताए ना नाना, मैं क्यों ये सारा कुछ पढ़ूं? वो चिड़िया ने उलझ कर पूछा। ताकि तुम्हें वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। वो अभी तुमने देखा गिलास चलना बंद हो गया। खैरदीन ने इसे रसानियत से समझाते हुए कहा। चिड़िया ने कुछ मायूसी से इस साकित गिलास को देखा। वो खैरदीन को बता नहीं सकी कि गिलास की हरकत बंद हो जाने पर वो मायूस हुई थी, मुतमैन नहीं हुई थी। वो अब हर कीमत पर इन बोनों को देखना चाहती थी। स्नो वाइट के साथ जैसे निटखिट तेजो तरार और क्यूट बोने थे। वो अपनी जिंदगी के 6 साल में इस घर में होने वाला पहला गैर मामूली वाकया था जो चिड़िया ने देखा। अगर इससे पहले इसने कुछ देखा तो इसका जहन इस माफूकुल फितरत को समझने से कासिर था। वो अब खैरदीन की वजह से इस घर के अंदर बाकायदगी से आ रही थी और डीसी की बीवी की नरम मिजाजी और रहमदिली की वजह से घर के हिस्सों भी आ जा रही थी, जहां आमतौर पर नौकर या नौकरों के अहले खाना को आने की कोई इजाजत नहीं देता था। इस सरकारी रिहायशगाह में वैसे भी हलीमा और चिड़िया किसी नौकर के वाहिद अहले खाना थे जिन्हें रिहायश की इजाजत दी गई थी, वरना इनके अलावा मौजूद तमाम नौकर अपनी बीवियों को साथ नहीं रख सकते थे। वो चलने वाला गिलास और वो बोने चिड़िया के जहन पर सवार हो गए थे। अगले दिन स्कूल जाकर इसने रीडिंग रूम में पढ़ी स्टोरी बुक्स में से स्नो वाइट की स्टोरी बुक दोबारा निकाल ली थी। किताब के सफात पर बोनों के बने हुए स्टैचू से मुकम्मल तौर पर मसूर कर रहे थे। पूरा दिन वो बोने इसके सर पर नाचते रहते। वो जैसे स्नो वाइट बनी हुई थी। वो चिड़िया की जिंदगी का जैसे एक नया बाब था। वो घर पहले इसके लिए घूमने फिरने की जगह था, अब एक दरियाफ्तगाह बन गया था। वो इन बोनों से दोस्ती करना चाहती थी, वैसी दोस्ती जैसी स्नो वाइट ने उन बोनों से की थी, और वो इस फ्रेंडशिप के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, बिल्कुल स्नो वाइट की तरह, जो इन बोनों के लिए खाना बनाती, इनके कपड़े धोती, इनका घर साफ करती। खैरदीन ने इसे ये नहीं कहा था कि घर में 7 बोने हैं, क्योंकि घर में कितने बोने थे ये मुकम्मल यकीन के साथ कोई भी नहीं जानता था। लेकिन चिड़िया ने खुद ही अपने जहन में इन बोनों की तादाद मुतय्यन कर ली थी। वो भी 7 थे और इसने इनके नाम भी रख लिए थे। इन्हें देखे बगैर सिर्फ स्टोरी बुक को देख कर इसके जहन में 7 बोनों की शक्लें और हुलिये बैठ गए थे। स्कूल से वापसी के बाद वो हमेशा इस वक्त खैरदीन और हलीमा के पास जरूर जाकर कुछ वक्त गुजारा करती थी, जब वो घर में काम काज करते या डॉक्टर फरहा के बच्चों को संभालते थे। लेकिन अब वो एक बेमकसद एक चक्कर घर में इन बोनों की तलाश में जरूर लगाती थी। इसका वो रास्ता जिसके बारे में खैरदीन और हलीमा नहीं जानते थे। चिड़िया ने दोबारा इन बोनों से मुतल्लिक कोई चीज चंद महीनों बाद एक दिन लंच के लिए डाइनिंग टेबल अरेंज करते देखी थी। टेबल के सेंटर में एक वाज में कुछ फूल शाखों समेत रखे हुए थे। चिड़िया हमेशा खैरदीन की टेबल सेट करने में मदद करती थी और इस वक्त भी वो टेबल पर मैट्स रखने में मसरूफ थी। जब इसने इन फूलों में से एक की पत्तियां नीचे गिरते हुए देखी तो ठठक की पत्तियां यूं नीचे गिर रही थी जैसे कोई इन्हें नोच नोच कर फेंक रहा था। चिड़िया के दिल की धड़कन तेज होगी। इसने एक नजर खैरदीन को देखा। वो अपने काम में मसरूफ था, इसका ध्यान फूलों की तरफ नहीं था। चिड़िया ने इस दिन खैरदीन की तवज्जो इन गिरती पत्तियों की तरफ नहीं कराई। वो नहीं चाहती थी कि वो सब कुछ पहले की तरह रुक जाए। इसके आयतुल कुर्सी पढ़ने पर वो किनखियों से गिरती पत्तियों को देखते हुए टेबल पर कांटे छुरियां लगाती रही। एक के बाद एक फूल की पत्तियां गिरती गई। चंद मिनटों में टेबल के दरमियान एक वेज में सिर्फ पत्तों वाली कुछ डंडियां पड़ी थी। इनकी तमाम पत्तियां वेज के इर्द गिर्द सर्कल की शक्ल में बिखरी हुई थी। खैरदीन ने अपने दूसरे चक्कर में वो पत्तियां और फूलों की खाली डंडियां नोटिस कर ली थी। वो ठटका था, ये तुमने की है? चिड़िया इसे यकीन नहीं था कि चिड़िया ऐसा काम कर सकती थी, लेकिन इसने फिर भी पूछा। चिड़िया खैरदीन के सवाल पर चौंकी। फिर इसने नजर चुराते हुए कहा, नहीं नाना, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये खुद ब खुद ही गिर गई हैं। चिड़िया को घर में बोने नजर नहीं आते थे, लेकिन इसने अपने तस्वुराती 7 बोनों को इस घर में जगह दे दी थी। वो इन बोनों की स्नो वाइट थे और वो इसके लॉयल फ्रेंड्स थे जो इस पर जान दिया करते थे। और ये वो रास्ता जो सिर्फ चिड़िया को पता था, खैरदीन और हलीमा को भी पता नहीं था। खैरदीन और हलीमा इसे कई बार अकेले में खेलते, पढ़ते, काम करते, अपने आप से बातें करते देखते थे। ये एक नई आदत थी जो चिड़िया में आई थी, लेकिन उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं किया था। बच्चे इस उम्र में यही सब करते हैं, वो ये सोचकर चुप हो जाते थे। इन्हीं दिनों डॉक्टर फरहा के शोहर की पोस्टिंग आ गई थी। ये खबर खैरदीन और हलीमा के लिए परेशानी की बात थी। इस बार वो कोशिश के बावजूद खैरदीन और हलीमा को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं कर सके। अलबत्ता उन्होंने आने वाले डीसी से बात करके खैरदीन को, हलीमा और चिड़िया को सरकारी क्वार्टर में साथ रखने की इजाजत ले दी थी। न सिर्फ ये, बल्कि डॉक्टर फरहा ने इस नए डिप्टी कमिश्नर की बीवी से हलीमा को अपनी बच्ची की आया के तौर पर रखने के लिए भी बात की थी। वो हलीमा के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का सिलसिला बरकरार रखकर जाना चाहती थी, ताकि हलीमा को चिड़िया के तालीमी अखराजात के लिए दिक्कत न हो। नया
डिप्टी कमिश्नर इसके शोहर का बैचमेट था और इस हवाले से डॉक्टर फरहा इसको और इसकी बीवी को अच्छी तरह जानते थे। आप लोग फिक्र ना करें, वो दोनों मियाँ बीवी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे खानदान के हैं, दोनों नौकरों और अमले का बहुत ख्याल करते हैं। डॉक्टर फरहा ने जाने से पहले खैरदीन और हलीमा को तसल्ली दी थी। मैंने इनसे चिड़िया की तालीम के हवाले से भी बात किया है के तौर पर। हलीमा को तो शायद वो ना रखें क्योंकि इनकी एक ही बेटी है और वो भी बहुत छोटी है, लेकिन डीसी की बीवी ने मुझे यकीन दिलाया कि वो चिड़िया की तालीम का ख्याल रखेंगी। तालीम के अखराजात उठाने पड़े तो वो भी उठा लेंगे, लेकिन चिड़िया की स्कूल फीस तो मैं ही भिजवाती रहूंगी, इसलिए इसके बारे में तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चिड़िया ने इस घर में बोने तो नहीं देखे, लेकिन खैरदीन और हलीमा को डॉक्टर फरहा की शक्ल में एक परी जरूर मिली थी, जिसके चले जाने पर खैरदीन और हलीमा यानी चिड़िया भी बेहद रंजीदा थी। डिप्टी कमिश्नर हाउस में नया डिप्टी कमिश्नर अपनी बीवी और 3 साल बेटी के साथ आने वाला था और चिड़िया अपनी जिंदगी का पहला हकीकी बदसूरत और खौफनाक बोना देखने वाली थी।